हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन बिलियर्ड्स। तो आज हम देखेंगे यूपीएससी एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस, जो कि इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और 8 जून 2026 का ये न्यूज़ एनालिसिस है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर यूपीएससी एग्ज़ाम और पीसीएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। जो कि आज हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट हेडलाइन और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा GS1 और GS1 टू GS4 के लिए, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक हमारा है आरावली प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी। तो हियर वी टेक पेन एंड अंडरस्टैंड अबाउट द प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी। तो यहाँ पे समझेंगे अरावली प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी को। तो क्या कहता है, कॉन्टेक्स्ट एंड लोकेशन, डिस्कवरी ऑफ रॉक मार्क्स एंड petroglyphs in Bondis, Gurgaon, and rare evidence of human activity from tool making to social evolution. And second point is here key finding. And the key finding is, first point is cup-shaped depressions, couples, ancient game board carved in rocks, evidence of ritualistic and रिक्रिएशनल ईयरली सोशल लाइफ। तो कॉन्टेक्स्ट एंड लोकेशन यहाँ पे क्या कहता है अरावली प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी में कि गुड़गांव के बोंदसी इलाके में पुराने ज़माने के रॉक मार्क्स, पेट्रोग्लिफ्स, पत्थरों पर उतारे गए चित्र, और कप से डिप्रेशंस और पैंथोन पर बने पुराने ज़माने के गेम बोर्ड्स मिले हैं। तो ये सब का इसका सिग्निफिकेंस ये बात को बतलाता है कि उस दौर में भी इंसान टूल्स बनाते थे और उनका एक सोशल और रिक्रिएशनल जीवन था। तो ये सब इसका अरावली प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी से हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो इंडिया नॉलेज सिस्टम को यहाँ पे समझेंगे, इसको शॉर्ट में कहते हैं IKS, इंडिया नॉलेज सिस्टम। तो यहाँ पे समझेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम को। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज यहाँ बताया गया है क्या क्या बतलाता है इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो बैलेंस इंटीग्रेशन, decolonizing education through traditional insights and modern pedagogy, and Sanskriti linkage. Sanskriti acts as the connective tissue across regional knowledge streams, and resisting indictment, advocating for the academic validation for traditional moral imagination को बतलाता है। तो बैलेंस इंटीग्रेशन से हम यहाँ पे क्या समझते हैं। तो बैलेंस इंटीग्रेशन जो कहता है कि जो कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक पार्ट है। तो यहाँ पे कहता है कि एजुकेशन को कोलोनाइज और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न टेक्निक को जोड़ने पर जोर दिया गया है। और संस्कृति लिंकेज हमें समझाता है कि इसको अलग अलग रीजनल लैंग्वेज स्ट्रीम को आपस में जोड़ने वाली कनेक्टिव टिश्यू बताया गया है। तो ये सब आपका पॉइंट हो जाता है इसका। तो ये सब को ध्यान में रखेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम में 3 पॉइंट है जिस पे जोर दिया गया है, बैलेंस इंटीग्रेशन, संस्कृति लिंकेज एंड रेसिस्टिंग इंडिकेटमेंट के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या बताता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट दी पॉलिटी एंड गवर्नेंस, बट वी अंडरस्टैंड हेयर पॉइंट वाइज। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बतलाया गया है SC विक्टिम, सुप्रीम कोर्ट विक्टिम प्रोटेक्शन एंड सेकेंड वन इज़ हाइड्रा कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे देखेंगे कि SC विक्टिम प्रोटेक्शन क्या करता है। तो न्यू गाइडलाइंस फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, सर्वाइवर्स फोकस ऑन ह्यूमन डिग्निटी, एंटी ट्रैफिक यूनिट्स टू बी हेडेड बाय DSP रैंक ऑफिसर। तो यहाँ पे कहता है सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को सर्वाइवर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जहाँ उनकी ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा पर सबसे ज़्यादा फोकस है। अब एंटी ट्रैफिक यूनिट को DSP रैंक के ऑफिसर हेड करेंगे, उसको लीड करेंगे। और हाइड्रा कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्या करता है। तो हाइड्रा कंट्रोवर्सी कहता है कि तेलंगाना CM,
तो तेलंगाना के सीएम कौन है अभी? सीएम रेवंत रेड्डी। तो तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी लिंक्स हाइड्रा टू इंस्पायरेशन फ्रॉम हिटलर, sparking debates on constitutional morality versus डिक्टेरेशनल माइंडसेट। तो हाइड्रा कंट्रोवर्सी में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा को हिटलर से इंस्पायर्ड बताया है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संविधानिक नैतिकता का वर्सेस और डिक्टेटोरियल माइंडसेट मतलब कि तानाशाही सोच पर बहस छिड़ गई। तो ये सब आपका पॉइंट है जो कि पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स का है, एससी विक्टिम प्रोटेक्शन एंड हाइड्रा कंट्रोवर्सी में ये सब आपका जो पॉइंट आ जाता है, तो इस सबको ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है उसे हम ध्यान से समझेंगे। तो हियर इज़ अबाउट द ग्लोबल डिप्लोमेसी ब्रीफ्स। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि ग्लोबल डिप्लोमेसी ब्रीफ्स क्या कहता है। तो ग्लोबल डिप्लोमेसी ब्रीफ्स क्या कहता है कि यूएस सेक्शन 301 प्रोब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इसका बताता है कि पीयूष गोयल एड्रेसेस 12.5% टैरिफ्स बायलैटरल ट्रेड डील टारगेट जुलाई 2026। और सेकेंड वन इज चाइना नॉर्थ कोरिया एक्स-ई-कॉम किम सुमित इन पोन्योंग शिफ्ट इन ईस्ट एशिया सिक्योरिटी एंड रशिया फैक्टर। एंड थर्ड वन इज नेपाल इंडिया नेपाल बॉर्डर and India-Nepal border FM Sisir Canal seek diplomacy to resolve border rows and economic transformation. And fourth one is a Strait of Hormuz dark fleet tankers posing energy security risk due to West Asia डिसरप्शन। तो यहाँ पे आप समझेंगे सबसे पहले जो यूएस सेक्शन 301 क्या कहता है। तो यूएस सेक्शन 301 प्रोब बताता है कि पीयूष गोयल ने 12.5% टैरिफ्स पर बात की है, जो कि जुलाई 2026 तक बायलैटरल ट्रेड डील का टारगेट रखा गया है। एंड हेयर अबाउट चाइना ट्रेड कोरिया चाइना नॉर्थ कोरिया क्या बताता है। तो चाइना नॉर्थ कोरिया ने कहता है कि प्योंगयांग में एक्सी किम समिट हुई है जो ईस्ट एशिया सिक्योरिटी और रशिया फैक्टर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और हियर वी अबाउट इंडिया नेपाल बॉर्डर एंड इंडिया नेपाल बॉर्डर में जो कि है नेपाल के FM सिसिर कैनाल ने बॉर्डर विवादों को सुलझाने और इकोनॉमिक बदलाव के लिए डिप्लोमेसी राजनीतिक बातचीत की मांग की है नेपाल इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर में। एंड लास्ट वन इज अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यहाँ पे क्या बतलाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज यहाँ पे कहता है कि वेस्ट एशिया डिसरप्शन की वजह से डार्क फ्लीट टैंकर्स एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा बन रहा है। तो ये सब आपका पॉइंट आ जाता है ग्लोबल डिप्लोमेसी ब्रीफ्स में। तो ये सब अपने ध्यान रखना है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट वी सेड अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बतलाता है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जीडीपी ग्रोथ एंड फिजिकल प्रेशर को यहाँ पे समझेंगे, जो कि जीएस पेपर 3 में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो सर्विस सेक्टर 9.8% है और नॉमिनल ग्रोथ करेक्टेड डाटा 8.9% है। और FY25 और 26 ओवरऑल ग्रोथ 7.7% है। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि नॉमिनल ग्रोथ 8.9% इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन 10.1% एज्यूम इन द यूनियन बजट, सिग्निफिकेंटली फिजिकल प्रेशर ऑन द एक्सचेकर। तो हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी। तो जीडीपी ग्रोथ एंड फिजिकल प्रेशर FY25 to 26 के ओवरऑल ग्रोथ 7.7% रही है और .4 में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 9.8% थी, चिंता की बात है। और करेक्टेड नॉमिनल ग्रोथ जो कि 8.9% है, जो कि यूनियन बजट में सोच गया है और 10.1% के काफ़ी कम है। इससे सरकारी एक्सक्यूचर पर खजाने पर सरकारी खजाने पर फिजिकल प्रेशर बढ़ेगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेयर नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है तो इसे हम समझेंगे।
जो कि ये इकोनॉमी और एनर्जी का पार्ट आ जाता है, इकोनॉमी और एनर्जी का पार्ट हो जाता है। एलपीजी इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस, तो यहाँ पे हम समझेंगे हेयर वी अंडरस्टैंड अबाउट द एलपीजी इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस। तो एलपीजी इन्फ्लेशन एंड एनर्जी क्राइसिस, तो कंजप्शन ट्रेड्स, एलपीजी कंजप्शन डिक्लाइन फ्रॉम 90K to 72K tons per day and reason supply chain disruption in a state of Hormuz due to regional war volatility। तो यहाँ पे समझेंगे कि एलपीजी इन्फ्लेशन एनर्जी क्राइसिस से क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एलपीजी के दाम में कुल 89% की बढ़ोतरी हुई है और स्टेट ऑफ हॉर्मज में सप्लाई चेन डिस्क्रप्शन के कारण एलपीजी की खपत 90K टन्स पर डे से घटकर 72K टन्स पर आ गई है। तो ये सब पॉइंट हो गया कि अभी 89 जो क्या है उसका रेट बढ़ गया है, बढ़ोतरी हो गई है और ये सब जो 90K टन्स जो था अब घटकर 72K टन पर डे पर आ गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है, तो ये सब आपका पार्ट हो गया था इकोनॉमी एंड एनर्जी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तो हेयर इज़ द लास्ट वन, हेयर इज़ द इथिकल एंड डायमेंशन। तो इथिकल एंड डायमेंशन जीएस पेपर 4 का पार्ट आ जाता है। तो जीएस पेपर 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे इथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड में भी लिया जाता है। तो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड जीएस पेपर 4 का पार्ट हो जाता है। तो here we understand about the AI ethics and victim centricity and administrative integrity। तो AI ethics यहाँ पे क्या कहता है, सैमुअल स्मिथ कैश बैलेंसिंग ऑटोनोमी वर्सेस मशीन इंटरवेंशन इन क्रिएटिविटी। तो AI ethics इंसानी क्रिएटिविटी में मशीन के इंटरवेंशन और इंसानी आज़ादी के बीच बैलेंस बनाने का मुद्दा है। और हेयर इज़ द विक्टिम सेंट्रिसिटी, Supreme Court prioritize human dignity as a inherent value, not just a illegal object। तो यहाँ पे विक्टिम सेंट्रिटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कुछ बात रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साफ किया है कि ह्यूमन डिग्निटी को सिर्फ लीगल ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये एक इनहेरिटेंट वैल्यू है। और ये अब चलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी क्या कहता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी है टेल अबाउट द राजस्थान फॉरेस्ट डेप्ट ग्राफ्ट प्रूफ डिले 15 मंथ्स हाईलाइट स्ट्रक्चरल क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। तो राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ग्राफ्ट की प्रोब में 15 महीने की देरी हुई है, जो कि एक बड़ा क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस अंतरात्मा की संकट दिखता है। तो ये सब आपको पॉइंट हो जाता है इथिकल डायमेंशन का, जो कि आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एआई एथिक्स एंड विक्टिम सेंट्रिसिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है यहाँ पे अब हम समझेंगे। तो ये आपका कुछ आ गया है फिलोसफिकल इंसाइट के बारे में कुछ है, ये सब आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव व्यू से बहुत ही अच्छे पॉइंट है, जो कि आप इसे फिलोसफिकल इंसाइट को याद रखेंगे, जो कि डिकोड करने में अच्छे होंगे। तो यहाँ पे समझेंगे फिलोसफिकल इंसाइट को, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ शेयर्ड मोरल इमेजिनेशन रिक्वायर्स बैलेंसिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विद द इनहेरिटेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन स्प्राइट, जो कि यूपीएससी एथिक्स एंड आईकेएस केस स्टडी में डिनोट करने में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो यहाँ पे समझेंगे कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ इंसानी आत्मा की गरिमा को बनाए रखने की एक बेहतर मोरल समाज बनाने के लिए ज़रूरी है। तो इसमें कुछ जो भी इतना स्लाइड पढ़ा गया है, तो इसमें आपको जो भी अगर आपको इसमें कोई किसी स्पेसिफिक टॉपिक में प्रॉब्लम हो, जैसे कि हाइड्रा था ऊपर में, और सेक्शन 300, सेक्शन 301, 301 नॉर्मल ग्रोथ, और ये सब के बारे में डिटेल्स में जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। इस पर एक नेक्स्ट कुछ आपको बतला दिया जाएगा जहाँ पे भी आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा वीडियो, तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।